हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ध्यान रखना है, ये कंटेंट बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक चलती हैं तथा विज्ञान जो कि कक्षा छठी से लेकर के 8वीं तक चलती हैं उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, और ये सेट नंबर है 22। इससे पहले ऑलरेडी हमने 21 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है, मानव शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। या सिंपल सा कहें कि शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहिक्षेपण, अंतर्ग्रहण, पाचन, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है, शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मुंह की ग्रंथियां जो लार का स्राव करती हैं वे कहाँ से स्रावित होती हैं। बताना है कि मुंह की ग्रंथियां जो लार का स्राव करती हैं वे कहाँ से स्रावित होती हैं। लार ग्रंथियां अग्नाशय, फेफड़ा या फिर उपरिक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा, मुंह की ग्रंथियां जो लार का स्राव करती हैं वे लार ग्रंथियां स्राव करती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि पीत रस को एकत्रित करती हैं। बताना है कि कौन सी ग्रंथि पीत रस को एकत्रित करती हैं। लीवर, अग्नाशय, पित्ताशय, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है, पित्ताशय पित्त रस को एकत्रित करती हैं, जमा करती हैं, स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, बट इसका स्राव कौन करती हैं, लीवर। ठीक है, लीवर से ये पित्त रस निकलती हैं और स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पित्त किसके पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पित्त किसके पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, चीनी, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, पित्त वसा पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला सवाल है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किसका एक प्रकार होता है। वसा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। और साथ ही साथ आप ध्यान रख सकते हैं कि सेल्यूलोज को पचाने के लिए इंसानों के पास कोई ऐसा इस तरह का एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कोई प्लांट पौधा है, कुछ यदि कोई इंसान खाता है तो वो पचता नहीं है। इसी वजह रीज़न क्या है, क्योंकि सेल्यूलोज पचाने के लिए उस तरह का एंजाइम हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। सेल्यूलोज को पचाने के लिए जानवरों में उस तरह का एंजाइम होता है, इसलिए जानवर आसानी से पेड़ पौधे जो खाते हैं, प्लांट खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं तो आसानी से पचा लेते हैं। घास वगैरह जितने भी होते हैं ना, पेड़ पौधे जितने प्लांट होते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। और उसको पचाने के लिए उस तरह का एंजाइम देखेंगे कि जानवरों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, मनुष्य की आंत की उंगलियों के आकार की वृद्धि किसमें मदद करती है। बताना है, मनुष्य की आंत की उंगलियों के आकार की वृद्धि किसमें मदद करती हैं। सिंपल सा सवाल है कि मनुष्य की जो आंत देखेंगे तो आंत या तो ऐसा हो सकता है या तो कह रहा है ये अंगुली का आकार का, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो अंदर का भाग क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए एक तो ये इसका क्षेत्र देखेंगे, इसका क्षेत्र तो सिर्फ इतना ही बच रहा है, ये क्षेत्र बच हो रहा है यहाँ पे। और इसी क्षेत्र को देखें कि इसका क्षेत्र कितना बढ़ जा रहा है। थोड़ा सा और अच्छे से बता देते हैं आपको, इसे देखें, ये वाला क्षेत्र, यहाँ भी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, तो क्या हो रहा है, इसका क्षेत्र जो हो रहा है बढ़ जा रहा है, बढ़ रहा है ना, दोनों साइड आ रहा है यहाँ पे क्षेत्र देखेंगे तो इसका क्षेत्र क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है अंगुली नुमा का। और अगर सिंपल सा रहेगा तो ये इसका क्षेत्र देखेंगे कम है, और जबकि इसका अंगुली नुमा रहेगा तो इसका क्षेत्र क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अवशोषण करने में इसको क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो इसलिए देखेंगे कि मनुष्य की जो आंत होता है अंगुलियों नमक संरचना की बनी होती है और उसका वृद्धि किससे मदद करती है, तो पचे भोजन को अवशोषित करने में। ठीक है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में अंगुली नुमा जो रहती है, जो संरचना बनी होती है, उसमें वो क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं अगर इसको खींच कर लंबा कर दिया जाए तो बहुत लंबा आ जाएगा। तो सोचिए इसका कितना क्षेत्र हो गया अवशोषित करने के लिए, है ना। तो ये अंगुलियों के आकार का जो इसमें वृद्धि होती है वो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कवक क्या है। कवक क्या है, परजीवी, स्वपोषी, मृतपोषी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, कवक मृत जीवी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही होगा। मृत जीवी किसे कहते हैं,
तो ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत व गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं मृत जीव कहलाते हैं। ध्यान रखना है, ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत व गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी कवक कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, मृतजीवी कहते हैं। कवक तो इसका एक उदाहरण है, मशरूम हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, ये सभी देखेंगे कि मृत जीवी के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। मनुष्य को क्या कहते हैं? मनुष्य को क्या कहते हैं? परजीवी, विषमपोषी, परपोषी, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विषमपोषी और परपोषी, ठीक है, वैसे तो मनुष्य परपोषी विषमपोषी के अंतर्गत आता है, बट आप परपोषी भी मान के चल सकते हैं, क्योंकि विषमपोषी का अर्थ ही होता है कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण व आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं या फिर परपोषी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, विषमपोषी और परपोषी दोनों होना चाहिए। ठीक है, परजीवी क्या है? परजीवी तो खैर यहाँ पे नहीं होगा, इतना तो श्योर रहेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि परजीवी क्या है? परजीवी ऐसे जीव को कहते हैं जो अपने परपोषी पर कुछ समय या समस्त जीवन यापन करते हैं, इन्हें परपोषी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कि परजीवी से आशय उन सूक्ष्म जीवों से होता है जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, है ना, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो देखेंगे छोटे जीवों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, यह कह सकते हैं कि वे जीव जो दूसरे जीव के शरीर में या उसके ऊपर रहकर पोषण ग्रहण करते हैं परजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि माथे में जूं होता है तो वो क्या है? वो परजीवी है। ठीक है, वे जीव जो दूसरे जीव के शरीर में या उसके ऊपर रह करके पोषण ग्रहण करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। सिंपल सा लाइन हम ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जूं है तो इस जूं को क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। ठीक है, तो परजीवी यहाँ पे नहीं होगा। मनुष्य को क्या कह सकते हैं? विषमपोषी या फिर परपोषी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? कीटों से, पौधों से, जंतुओं से? परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? कीटों से, पौधों से या फिर जंतुओं से? बताइए, इसका आंसर अभी हम बता चुके थे, इसका डिफिनेशन भी। तो ध्यान रखना है, परजीवी अपना भोजन कीट से भी प्राप्त कर सकते हैं, पौधों से भी, जंतुओं से भी। ठीक है, क्योंकि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और परजीवी देखेंगे क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला सवाल है, पौधों के किस भाग को खाद्य कारखाना कहते हैं? फल, बीज, पत्तियां, एक से अधिक, में से कोई नहीं। तो याद रखना है, पौधे के बीज को खाद्य कारखाना कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, बीज नहीं, पत्तियां, है ना, पत्तियां होगा सही, क्योंकि खाना कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है, और पत्तियों में ही क्लोरोफिल वगैरह मौजूद होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पत्तियां। पत्तियों में ही ना भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? पत्तियों पे होता है। तो हम कह सकते हैं कि पौधे के पत्तियों को खाद्य कारखाना कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल है, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्ण को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है, यानी कि कीट को खाने वाला पौधा है? पिचर प्लांट, कुसकुट्टा, शैवाल, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे पिचर प्लांट। ठीक है, पिचर प्लांट एक क्या है? एक कीटभक्षी पौधा है ना, कीट को खाने वाला ये पौधा है। ठीक है, साथ साथ में ड्रोसेरा भी आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या? ड्रोसेरा। ठीक है, इसके अलावा एक दो और भी नाम है, चाहे तो याद रख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे है फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, और एक है आपका नाम याद रख सकते हैं डायोनिया। ठीक है, कुछ ऐसा ही नाम है, डायोनिया। ठीक है, और एक हमने बताया था अभी फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ट्रैप। तो ये आप तीन नाम याद रख सकते हैं, ड्रोसेरा है, डायोनिया है, विनस फ्लाई ट्रैप है और एक पिचर प्लांट है। ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है? वसा, विटामिन, प्रोटीन,
एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। पोषक तत्व का नाम बताना है, तो तीनों होगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, मुख्य रूप से 5 देखेंगे पोषक तत्व होते हैं, वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? इसे कहते हैं स्वपोषी। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे, इसे क्या कहा जाता है? स्वपोषी। दूसरे जीवों पर निर्भर, तो उसे क्या कहते हैं? परपोषी। मृतपोषी किसे कहते हैं? जो मृत चीज़ों पर, गले सड़े पेड़ पौधों पर जो रहते हैं, मृत जो होते हैं, उन चीज़ों पर जो निर्भर रहते हैं उसे मृतपोषी कहते हैं। जैसे देखो कुरमुता हो गया, है ना, कवक, की सभी है। चलिए अगला सवाल है, सभी सजीवों के लिए क्या आवश्यक होते हैं? प्रोटीन, वसा, भोजन। तो सभी के लिए क्या जरूरत होता है? भोजन जरूरत होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि किसकी उपस्थिति के बिना पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता? रक्षक कोशिकाओं, क्लोरोफिल, रिक्तिका या फिर एक से अधिक में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखें, क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है। सवाल है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल कौन सा है? CO2, O2, H2, CO2 पानी, N2 पानी। तो ध्यान, हम लोग को पता है कि प्रकाश संश्लेषण के क्या क्या जरूरी चाहिए होता है। एक तो CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, H2O चाहिए, जल। ठीक है, और क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल तो होना चाहिए। ठीक है, और साथ में जल तो मैंने बता ही दिया, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में यहाँ पर O2 जरूरत नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, CO2 चाहिए और पानी चाहिए। ठीक है, पानी H2O है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये कच्चा सामग्री है प्रकाश संश्लेषण के लिए, CO2 और पानी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाता है? इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? रासायनिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, एक से अधिक में से कोई नहीं। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी है? लाइकेन, शैवाल, कवक, एक से अधिक में से कोई नहीं। स्वपोषी, तो शैवाल देखेंगे यहाँ पे कवक क्या है? कवक तो देखेंगे यहाँ पे परजीवी है। ठीक है, और लाइकेन और शैवाल दो बच गया हम लोग के पास। तो यहाँ पे देखेंगे शैवाल एक क्या है? स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि लाइकेन क्या है? सहजीवी है जी, लाइकेन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अधिकांश जंतु स्वपोषी होते हैं। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो देखिए, पहला कथन यहाँ पे क्या दे रखा है कि सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही है। जितने भी हरे पौधे हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होगा, तो जाहिर सी बात है सभी भोजन अपना बना सकते हैं। अधिकांश जंतु स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल सही है। अधिकांश जंतु, अच्छा जंतु लिखा हुआ है, तो ये सभी क्या होते हैं? अधिकांश जंतु स्वपोषी नहीं होते, परपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। तीसरा कथन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, ये कथन गलत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, और चौथा कथन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये कथन सही है। तो पहला और चौथा सही है यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन सही दिख रहा है यहाँ पे, 1 और 4। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पिचर प्लांट कीटों को क्यों पकड़ लेता है? यह विषमपोषी होता है, ऐसी मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, या एक से अधिक में से कोई नहीं। देखिए, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें ये भोजन भी बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें क्लोरोफिल भी होता है और भोजन भी स्वयं बनाते हैं, और ये विषमपोषी नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्वपोषी ही होते हैं। लेकिन कीटभक्षी पौधे इसलिए कीटों को पकड़ कर खाते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ऐसे क्या पेड़ पौधे क्या होते हैं? कीटों को पकड़ करके उसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति जो होता है वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऐसी मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो कीटों में नाइट्रोजन की कुछ मात्रा होती है, उससे ऑब्जॉर्व हम लोग कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड क्या है? स्वपोषी है, कीटभक्षी है, या फिर मृतोपजीवी हैं? मृतोपजीवी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, इस सभी मृत व जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव हैं। ठीक है,
कीट भजी तो होगा नहीं, स्वपोषित होगा नहीं, स्वयं भोजन तो बनाते नहीं हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि एक आवर्धक लेंस के माध्यम से एक पत्ती की निचली सतह के नीचे देखी गई कई छोटे छिद्र क्यों होते हैं, क्या होते हैं? एस्टोमेटा, लेमिन या मिडरीव? तो सही आंसर होगा एस्टोमेटा। ठीक है। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मैन छिद्र होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एस्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है। और जो पर का ये कह सकते हैं कि पानी का जो वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पन जो होता है, इसी एस्टोमेटा के माध्यम से होता है। अगला सवाल है, जब दो जीव अच्छे मित्र हों और एक साथ रहते हों और एक दूसरे के लाभ पहुंचाते हों, उसे क्या कहते हैं? जीवों के ऐसे सहचार्य को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सहजीविता, जिसे लाइकन, है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? वोल्टा ने, न्यूटन ने, सीवी रमन ने? तो सही आंसर होगा न्यूटन, है ना। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़े होंगे। ठीक है। अगला सवाल है कि वैज्ञानिक विधि का चरण क्या नहीं है? जिज्ञासा, परीक्षण, सिद्धांत? तो देखेंगे परीक्षण है, सिद्धांत है, लेकिन जिज्ञासा नहीं है। ये वैज्ञानिक विधि का कोई चरण नहीं होता, जिज्ञासा, परीक्षण और सिद्धांत होता है। अगला सवाल है कि कौन भारतीय वैज्ञानिक है? एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो? तो सही आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। ठीक है। अगला सवाल है, वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? बताना है कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। वस्तुओं को व्यवस्थित रखने के लिए, वस्तुओं एवं पादपों के गुणों को आसानी समझने हेतु, वस्तु में अंतर करने तथा अस्पष्ट बोधगम्यता के लिए? एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सभी सही है। ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए जरूरी है वर्गीकरण। ठीक है। वस्तुओं में व्यवस्थित रखने के लिए, वस्तु और पदार्थों गुणों को आसानी समझने हेतु और वस्तुओं में अंतर करने तथा अस्पष्ट बोधगम्यता के लिए। ठीक है। और ये आखिरी सवाल है आपके लिए आज का इस सेट का, पदार्थ के निर्माण की इकाई कौन सी है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन? ध्यान रखना है, पदार्थ के निर्माण की इकाई कौन है? परमाणु। ठीक है। और परमाणु के अंदर देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है। और केंद्रक में क्या होते हैं? केंद्रक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। केंद्रक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि केंद्रों में इस तरह से सर्कल में देखेंगे क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो नगण्य होता है। ठीक है। जबकि भार जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है। जबकि ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक है। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।